नमस्कार। आज 2 अप्रैल 2020 और हम इस सीरीज़ का आज दूसरा क्लास अटेंड करने जा रहे हैं साथ में। और बहुत सारे लोग हैं जो आज पहली बारी जुड़ रहे हैं, कल वो नहीं जुड़ पाए थे। वैसे लोगों के लिए थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में रिफ्रेश कर दूं कि कल हमने ये चर्चा की थी कि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों है। उसके दो पक्ष थे, एक जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस और दूसरा आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। और उस पर एक बृहद चर्चा की थी जिसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन दो पहलुओं के कारण ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमें प्रौद्योगिकी के लिए काम करने की आवश्यकता है। दुनिया को, जनमानस को आज प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। आज से हम प्रौद्योगिकी का जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, प्रौद्योगिकी के जो सूत्र हैं, प्रौद्योगिकी कैसे सारे सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल देता है व्यवहारिक तौर पे, उस पे हम चर्चा करेंगे। प्रौद्योगिकी के सूत्रों की व्याख्या, उस पे मैं आऊँ उसके पहले आप लोगों से एक निवेदन, 30 मिनट के आसपास का क्लास होगा और क्लास के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप यहीं पे लाइव मुझे लिख के भेजिएगा। मैं पढ़ के आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दिक्कत बस एक ही है कि ये स्क्रॉल बहुत फास्ट होता है, तो अगर मैं ना पढ़ पाऊँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फेसबुक का मेरा वो पोस्ट जहाँ इस कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हुआ था, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को लिख देंगे ताकि मैं उसका वहाँ पे जवाब दे सकूं, जिससे सारे लोग बेनिफिट उठा सकें। और अब मैं चलता हूँ क्लास की ओर। तो प्रौद्योगिकी पे आने के पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितनी तरह की विचारधाराएं, दुनिया में जो फिलॉसफीज चल रही हैं, उनको अगर हम किसी कैटेगरी में बांटें तो उनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी? पहला, डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफीज, भाव जड़ता पे आधारित दर्शन या विचारधाराएं। ये विचारधारा जो है एक सर्टेन रिलीजियस बिलीफ, वो रैशनल है, इरैशनल है, साइंटिफिक है या नहीं है, इन सब से परे वो अपने उन्हीं मान्यताओं के आधार पे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, दूसरे लोगों को चलाना चाहते हैं, जिसको कि हम भाव जड़ता युक्त विचारधारा या डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब सहित ये जो तमाम मुस्लिम देश हैं, वो उसी डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी से गाइड हो रहे हैं। भारतवर्ष में भी आप आ जाएं तो एक जो हिंदुत्व की विचारधारा को चलाया जा रहा है, इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, ये विचारधारा भी उसी डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी का ही एक उदाहरण है। दूसरी कैटेगरी है मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी। मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी में क्या है? इस दुनिया के अंदर में जो चीजें भी हैं, इवन कि मनुष्य भी, वो सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है, उपयोग करने की चीज है। और इस विचारधारा को मानने वाले लोग कौन है? साम्यवाद, कम्युनिज्म का पूरा सिद्धांत जो है वो मैटर सेंटर्ड है। वहां पे मनुष्य के लिए कोई जगह नहीं है, मानवीय मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। और आपको मैं 2 उदाहरण देता हूँ, या 3 उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जिससे आपको पता चलेगा कि कम्युनिज्म के अंदर में मनुष्य होने का भी कोई मतलब नहीं है। पहला, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा रिलीजन इज ओपियम, धर्म अफीम है। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो टोटल लोग मारे गए,
उनकी संख्या है 55 मिलियन, 5.5 करोड़ लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन आप जब कम्युनिज्म का इतिहास पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 जगह, स्टालिन रूस के अंदर में, जोसेफ स्टालिन के 1922 से 1953 30 साल के शासन में 20 मिलियन लोग मारे गए, मतलब 2 करोड़ लोगों की हत्या हुई रूस में। और जोसेफ स्टालिन से भी आगे निकल गए चीन के नेता माओ जेडोंग, जिन्होंने 1958 से 1962 के बीच में सिर्फ 4 सालों के अंदर में 45 मिलियन लोगों की हत्या हुई, मारे गए लोग 4.5 करोड़ लोग। तो वहां पे उनके लिए मनुष्य होने का, मानवीय मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। आज कोरोना की स्थिति इस केस में भी आप देख लीजिए, चीन ने जानबूझ के इस तथ्य को छुपाया कि उनके यहाँ कोई नई महामारी ने जन्म लिया है। वो जानते थे कि ये इन्फेक्शस डिजीज है, जो इसके संपर्क में आएगा उन लोगों को भी ये होगा। और ये छिपाने के कारण आज स्थितियां इतनी विकट हैं कि अभी मैं बिल्कुल आपको ताज़ा आंकड़ा दूं तो पूरी दुनिया के अंदर में 9,36,000 लोग अफेक्टेड हैं। अप्रॉक्स 1 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड, और मरने वालों की संख्या जो है वो 47,000 क्रॉस कर चुका है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी। तीसरी कैटेगरी है वो है सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी। सेल्फ सेंटर्ड मतलब आत्मसुख तत्व। मैं, मेरी सफलता, मेरी प्रसिद्धि, मेरा पैसा, मेरे लिए सब कुछ, मेरी गाड़ी, मेरा बड़ा घर, मेरे पैसे, ये सब चीज़। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को, जहां लोग सिर्फ अपने पैसों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी सफलता के लिए परेशान रहते हैं। उनके पास कितना बड़ा घर हो जाए, उनके पास कितनी बड़ी गाड़ी हो जाए, उसके बदले दूसरे लोगों को कष्ट होता है तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मैंने कल कहा भी था कि आज के दिन में पूरी दुनिया के अंदर 1% लोगों के पास जो वेल्थ है, जो पूंजी है, वो 99% दुनिया की आबादी के पूंजी का दुगना है, वेल्थ का दुगना है। मतलब 1% जो है वो 99% के दुगने हैं। और उसी का नतीजा ये है कि आज दुनिया की आधी आबादी गरीबी में, भूखमरी में, कष्ट में, परेशानी में जीवन बिता रही है। तो ये आत्मसुख तत्व में जीने वाले लोग हैं। दिस इज सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी। और चौथी कैटेगरी है वो है गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी। गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी मतलब सम समाज तत्व, सबको साथ लेके चलना, सबके कल्याण की बात सोचना, सबका विकास हो, सबका जीवन सुखमय हो, सब लोग अच्छे से रहें, सब लोगों के जीवन में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति और समृद्धि आए, इस विचारधारा को कहेंगे हम गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी। और बिना किसी डाउट या शंका के हम पूरे अधिकार से ये कह सकते हैं कि श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा प्रतिपादित ये सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रगतिशील जो है वो गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी से प्रेरित है। और अब हम चर्चा करेंगे प्रौत की। आनंद सूत्रम आप सबके घर में होगा। आनंद सूत्रम का 5वां अध्याय आप देखेंगे। 5वें अध्याय में 16 सूत्रों के तौर पे प्रौत का पूरा सिद्धांत उन 16 सूत्रों में समेटा गया है। ये अलग बात है कि उन 16 सूत्रों की व्याख्या होते होते आज तकरीबन कणिका में प्रौत या प्रौत इन अ नटसेल 30 वॉल्यूम से ज़्यादा हो चुका है। इन 16 सूत्रों में जो पहले 8 सूत्र हैं, 1 से 8 सूत्र, वो प्रौत के सामाजिक सूत्र हैं, सोशल लॉज हैं। 9, 10 और 11 ये प्रौत का
आर्थिक सिद्धांत है, आर्थिक दर्शन को बयान करता है, इकोनॉमिक लॉज को रिप्रेजेंट करता है। और 12 से लेके 16 तक 5 सिद्धांत जो हैं, हम सब लोग जानते हैं कि ये 5 सिद्धांत जो हैं वो प्रउत के मूलभूत सिद्धांत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रउत पे सिर्फ इतनी सी जानकारी आप सब लोगों को होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ साझा कर लूँ। प्रउत इंग्लिश में PROUT, PRO प्रोग्रेसिव, U फॉर यूटिलाइजेशन, T फॉर थियरी, एंड फॉर्चुनेटली ये हिंदी में भी जो प्रउत है, इसका हिंदी में भी ये प्रउत ही होता है, प्रगतिशील उपयोग तत्व। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, उपयोग। ज़्यादातर कई बार हम जल्दीबाजी में उपयोगी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज़ नॉट उपयोगी बट उपयोग, प्रगतिशील उपयोग तत्व। और प्रउत जैसा मैंने कहा 16 सूत्रों में है, तो विभिन्न सूत्रों की चर्चा करेंगे। ये जो शुरुआती 8 लॉज हैं, जो सामाजिक नियम हैं, उसके लिए एक हमारा जो समाज है वो एक अविराम गति से चल रहा है। सिर्फ मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर में मानव सभ्यता के इतिहास से मैं कह रहा हूँ कि ये जो चल रहा है, एक समाज का अपना चक्र है, वो चल रहा है। उसमें क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, उनकी चर्चा श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने इन सूत्रों के माध्यम से की है। और उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, संभावित, या उसमें से शायद कुछ हो चुकी हो। तो इन सारे सूत्रों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन पे मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बल्कि उन सूत्रों पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, या उन चीज़ों की हम ज़्यादा चर्चा करेंगे जो हमें समाधान देता हो। क्योंकि हम बार बार कहते हैं प्रउत इज पैनेसिया टू ऑल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर सामाजिक आर्थिक समस्या का निदान जो है प्रउत देता है। तो हम निदान के तरफ ज़्यादा बात करेंगे, ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन पैदा हो कि नहीं, अब समय आ गया है कि हमें इस दर्शन के लिए, अपने दर्शन के लिए काम करना है। तो पहला सामाजिक दर्शन कहता है वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम। इन द फ्लो ऑफ सोशल साइकिल अ क्लास इज ऑलवेज डोमिनेंट। समाज का ये जो चक्र अविराम गति से चल रहा है, उसमें एक वर्ण के लोग हमेशा प्रभुत्वशाली होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं। पहला शब्द है वर्ण। वर्ण मतलब 4 वर्ण हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने जो इन वर्णों की बात की है, इन वर्णों का जाति से, या जो हिंदू धर्म के अंदर जो प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम है, इसका उस जातिगत व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये आपके मन की एक स्थिति है जिसको ये शब्द रिप्रेजेंट करते हैं। शूद्र मतलब वो जो सिर्फ जीना जानता है, उसके अलावा चाहे वो परिस्थिति जन्य हो या उसकी खुद की मानसिक स्थिति हो, वो सिर्फ जीना चाहता है, किसी भी हालत में रहे वो जिए, बस कि किसी तरह से मैं फिजिकली सरवाइव करूं, उससे ज़्यादा कि वो नहीं सोचता है। क्षत्रिय वो साहस युक्त लोग जो अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होने का जो मादा रखते हैं, जो शक्ति रखते हैं, वैसे पौरुषशाली व्यक्तित्व वो लोग क्षत्रिय वर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं हो सकता है कि अभी जो वर्तमान जाति में लोग हों, जातिगत आधार पे वो क्षत्रिय आते हों, लेकिन वो पूरा काम जो है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान खोल के बैठे हैं, तो वो काम वैश्य मानसिकता का कर रहे हैं। तो इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने क्लियर किया कि ये जातिगत आधार नहीं है, ये मन की स्थिति है, ये मन का रंग है। तीसरा विप्र जो इंटेलेक्ट, आपके बौद्धिक ज्ञान या बौद्धिक रंग को रिप्रेजेंट करता है। और चौथा
वैश्य, मतलब ये जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, ये जो व्यवसायी वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो समाज है अविराम गति से चल रहा है, जिसमें समय के अंतराल में अलग अलग वर्ण के लोगों का समाज पे प्रभुत्व रहा, या इसको मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्होंने समाज को रूल किया, समाज के ऊपर शासन किया। अब इसको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं समझने के लिए। श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने सभ्यता का आदि बिंदु राड़, एक पुस्तक है उनकी, जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म आज से 10 लाख साल पहले हुआ। होमो सेपियंस, दिस ह्यूमन बीइंग born first time 1 million years back। 10, और इसकी चर्चा उन्होंने कई जगह की है, शब्द चयनिका में भी ये आता है और कई जगहों पे है। तो लेकिन अगर आप ये 10 लाख साल का इतिहास उठा के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि तकरीबन 9,85,000 9,85,000 ईयर्स हमारा ये जो मानव का समाज बना ही नहीं। हम सिर्फ किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह से हम जीने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? खाने पीने की चीज़ें थी नहीं, कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, हम आग जलाना नहीं जानते थे, बड़े बड़े जानवर थे, डायनासोर से लेके सारे जो कार्निवोरस प्राणी थे वो थे। तो सिर्फ मनुष्य का सर्वाइवल ही इम्पॉर्टेंट था, वो किसी तरह से अपने जीवन को बचा के चल रहा था। ये जो थोड़ा हमारा बौद्धिक विकास स्टार्ट हुआ है, उसका इतिहास 15,000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो 9,85,000 साल तो हम शूद्र का जीवन जीते आए। ये जो हमारा 15,000 साल का इतिहास है, उसमें शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि साहसी लोगों ने, चूंकि लाइफ को बचाना इम्पॉर्टेंट था, जिसमें जानवर भी थे, हमारी भी कोई बुद्धि विवेक नहीं थी, हम भी जंगली लोग थे, आपस में लड़ते थे, तो जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता था फिजिकली, तो वैसे साहसी लोगों ने जब प्रोटेक्ट करना शुरू किया तो धीरे धीरे समाज में उनका प्रभुत्व बढ़ा, जिसको कि हम क्षत्रिय क्लास का रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। और आप बहुत बाद तक भी देखेंगे तो ये जो हर जगह, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, अलग अलग जगहों पे, हर जगह, यूरोप से लेके आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, हर जगह आपको बाद में भी, लंबे अंतराल के बाद भी आपको राजाओं की मिलेगा कि राजा, किंग, मोनार्क, इन्होंने रूल किया। तो ये लोग जो रूल कर रहे थे, ये सब लोग क्षत्रिय क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दौर आया विप्र युग का। देखेंगे आप कि राजा लोग तो थे, मोनार्क तो थे, लेकिन वो अपने विवेक से कम गाइड होते थे, अपनी बुद्धि से कम गाइड होते थे, बल्कि उनका जो मंत्रिमंडल होता था, उनके जो राजपुरोहित होते थे, या आप जब यूरोप में जाएंगे तो जो पादरी होते थे, जो पोप के, या सॉरी, चर्च के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो लोग जो है पीछे से, पर्दे के पीछे से दिशा निर्देश देते थे। तो कहीं ना कहीं धीरे 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 इंटेलेक्चुअल क्लास का प्रभुत्व बढ़ा। और ये जो फेजेस हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग समय में प्रवेश किया। आप ये नहीं कह सकते कि अगर भारत में क्षत्रिय युग के बाद हम विप्र युग में प्रवेश किए तो अफ्रीका में भी वही स्थिति थी। नहीं है, हो सकता है कि हम या यूरोपियन कंट्रीज जब विप्र युग में प्रवेश कर रहे थे तो शायद अफ्रीका के अंदर में कोई तानाशाह रूल कर रहा था, तो वो क्षत्रिय युग का ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेकिन 1760 के बाद, 1760 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे वैश्य क्लास ने हर जगह अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। और आज के दिन में आप माने ना माने, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर में सत्ताएं बेशक डेमोक्रेटिक हो सकती हैं, सत्ताएं बेशक राजशाही का हो सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में राजा होते हैं, वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता है, तो लेकिन हर जगह ये जो है प्रभुत्व वैश्य विचारधारा के लोगों का है। और वैश्यों की विचारधारा में हर क्लास, शूद्र तो शूद्र है ही, ये क्षत्रिय क्लास के लोग भी और ये बुद्धिजीवी वर्ग भी
इन पूंजीपतियों के रहमो करम पे इतना आश्रित हो जाता है कि आप सिर्फ अपने सर्वाइवल के अलावा या इन वैश्य प्रवृत्ति के लोगों के गुणगान के अलावा आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। उदाहरण है, आज आईटी इंडस्ट्री का एक उदाहरण ले लेते हैं। बहुत फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है, लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं, बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, लेकिन स्थितियां क्या है? आप प्रोजेक्ट हेड होंगे, आप कंट्री हेड होंगे, लेकिन आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन आपके पास परिवार के लिए समय नहीं है। सोते उठते जागते आपको कंपनी और कंपनी के डेवलपमेंट के लिए सोचना है। और कंपनी किसका? कुछ लोगों का, जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने उन कंपनियों को स्थापित किया, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, या किसी भी कंपनी का आप नाम लीजिए। आप रात में 12 बजे भी आपको फ़ोन आ सकता है, आप सोए हुए हैं और आपको फ़ोन करके कहा जा सकता है कि ये प्रेजेंटेशन बना के भेज दो, ये इसका जो है वो उसकी मीटिंग का रिपोर्ट आप दो। तो आप चाहे बुद्धिजीवी हो या क्षत्रिय वर्ग हो, आप कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पे आपकी स्थिति शूद्र वाली हो जाती है, जहां सिर्फ और आप सिर्फ जीवन यापन के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ये जब वैश्य क्लास का शोषण जो आप और हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, हम सब लोग शोषित और पीड़ित हैं, तो इस शोषण और पीड़ा से ये जो शूद्रों का निर्माण होता है, उसको श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं, जब उनके मन का आक्रोश, उनके मन की जो ज्वाला या गुस्सा है वो जब बढ़ता है, उसको वो कहते हैं विक्षुब्ध शूद्र। कि वो विक्षुब्ध शूद्र तैयार होंगे, और ये विक्षुब्ध शूद्र जब आंदोलन करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, विप्लव करेंगे, तो उसका उन्होंने नाम दिया शूद्र विप्लव। और इस शूद्र विप्लव के बाद समाज में फिर एक परिवर्तन आएगा। हम वैश्य युग से एक नए युग में जाएंगे, लेकिन वो युग शूद्र युग नहीं होगा, बल्कि श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि इस शूद्र विप्लव का नेतृत्व साहसी लोग करेंगे, वॉरियर क्लास के लोग करेंगे। तो फिर जो नया युग आएगा उसमें ये नए जो साहसी लोग हैं, ये समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज पे इनका प्रभुत्व होगा। और जब ये क्लास भी शोषण करने लगेगा, क्षत्रिय क्लास भी, तो फिर एक विप्लव होगा, शूद्र विप्लव होगा, और इस युग को बदल के फिर हम विप्र युग में जाएंगे। फिर विप्र युग शोषित हो जाएगा, वो शोषण करने लगेगा, तो फिर हम फिर वैश्य युग में जाएंगे। और ये समाज का जो चक्र है वो अविराम गति से चलता रहेगा। इसको उन्होंने कहा वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम, इन द फ्लो ऑफ सोशल साइकिल अ क्लास इज ऑलवेज डोमिनेंट। आगे चलते हैं दूसरे सूत्र की ओर, और दूसरे सूत्र में हम लोग दूसरे सूत्र की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र कहता है चक्र केंद्रे सद्विप्रा चक्र नियंत्रका। ये जो सोशल साइकिल चल रहा है, उसके केंद्र में सद्विप्र होंगे, जो सभी लोगों के कल्याण के लिए इस सोशल साइकिल को नियंत्रित करेंगे। सद्विप्र एक नया शब्द है जिसको श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने इंट्रोड्यूस किया। सद्विप्रो किसको कहते हैं? अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सद्विप्रों के लिए कही, लेकिन जो उसका निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि जो अत्यधिक नैतिकवान लोग हैं, जो मोरालिटी में प्रतिष्ठित लोग हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग, एक जगह उन्होंने ये भी कहा है, दोज हु आर एडमेंटली स्ट्रॉन्ग इन 16 पॉइंट, जो 16 सूत्रों में कट्टर हैं, ऐसे लोग सद्विप्र कहे जाएंगे। जो लोग सिर्फ और सिर्फ समाज का कल्याण ही इनका मूल उद्देश्य होगा। अब इसको भी देखते हैं कि कैसे होगा। तो आप इसको समझिए कि आज हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। कुछ देश हैं जहाँ पे कि ये डेमोक्रेसी की व्यवस्था नहीं है। आगे मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब में मोनार्की है, वहाँ पे राजशाही है।
जॉर्डन में आप आएंगे तो वहाँ पे एक जो है डेमोक्रेटिक मोनार्की है। तो इसी तरह से अलग अलग देशों में, लेकिन मोस्टली आज के दिन में ज़्यादातर देशों में, गिने चुने 5-10 उदाहरण को आप छोड़ दें तो सब में लोकतंत्र है। तो हो सकता है कि ये प्रौद्ध की भी व्यवस्था में एक लोकतंत्र का प्रावधान हो, लेकिन वो पार्टीलेस हो सकता है, पार्टी आधारित। आज जैसे प्रिवेलिंग पार्टीज है, पार्टी के जगह पे पार्टी लेस, कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, लोग खड़े होंगे, समाज के अच्छे लोग खड़े होंगे और शासन में सद्विप्र नहीं होंगे, बल्कि सद्विप्र लोग, ये जो सोशल साइकिल शूद्र क्षत्रिय विप्र और वैश्य होते हुए चल रहा है, उसके न्यूक्लियस में, उसके अंदर में होंगे और उस पूरे समाज चक्र को वो नियंत्रित करेंगे। शासन चाहे क्षत्रिय युग का हो या विप्र युग का हो या वैश्य युग का हो, जब लोग शोषित होंगे, जब शासन तंत्र, जो गवर्नेंस में लोग होंगे, वो जब लोगों का कल्याण भूलकर लोगों का शोषण करने लगेंगे, तब ये सद्विप्र लोग उनके खिलाफ फोर्स का भी, अगर जरूरत पड़े तो फोर्स का भी इस्तेमाल करके उनको हटा देंगे और उनके जगह एक नए युग की, नए वर्ण विशेष को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों की को गवर्न करने के लिए लाएंगे नहीं, बल्कि वो स्वाभाविक। और ये वर्ग भी, जैसे क्षत्रिय वो शोषण करने लगे, तो सद्विप्र उनके खिलाफ जनमानस को तैयार करेंगे और जरूरत पड़ी तो फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे और ये क्षत्रिय मानसिकता के शोषण करने वाले लोगों को हटा के विप्र मानसिकता के लोगों को शासन में लाएंगे। और जब ये विप्र मानसिकता के भी लोग शोषण करने लगेंगे तो उनके खिलाफ भी वो ऐसे ही जनमानस को तैयार करेंगे, आवश्यकता पड़ने पे फोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उनको भी रिप्लेस कर देंगे। तो सद्विप्रा खुद शासन में नहीं होंगे, बट वो एक म्यूट विटनेसिंग एंटिटी नहीं होंगे, वो सिर्फ मूक दर्शक नहीं होंगे, बल्कि वो पूरी तरह से इसको मॉनिटर करेंगे कि कोई भी सरकार जन कल्याण से विमुख नहीं हो सके। लोगों के जो जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? उनके जीवन का लक्ष्य है कि वो जहाँ से आए हैं वहीं जाके उनको मर्ज कर जाना है। इस बीच में उनकी जो भौतिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, इन सब में कहीं कोई बाधा ना पड़े और वो लोग अपने आध्यात्मिक पथ पे, रूहानी पथ पे, स्पिरिचुअल पथ पे चलते हुए आगे बढ़ते रहें, अविराम गति में आगे बढ़ते रहें। इसमें कहीं भी कोई भी शोषण वाली सरकार बाधक ना बने, और अगर ये बाधक बनेगी तो ये जो सद्विप्र हैं उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे लगता है कि अभी चूंकि बाकी के जो 6 सूत्र हैं सोशल लॉज में, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं अभी 1-2 सूत्र और ले लेता हूँ और फिर आज का क्लास हम वाइंड अप करेंगे। तो आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो वो आप सोच लें, और तीसरे और चौथे सूत्र की मैं चर्चा करूँगा। तीसरे सूत्र में श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं, शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनम क्रांति। शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनम क्रांति। Evolution is the acceleration of the speed of the soul by the application of force। मतलब ये जो समाज की गति, ये जो समाज चक्र एक अविराम गति से चल रहा है, जैसा मैंने कहा कि सद्विप्र फोर्स का इस्तेमाल करके उनको बदल देंगे, तो श्री प्रभात रंजन सरकार जी इसमें कहते हैं कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब बल का इस्तेमाल करके, शक्ति और ताकत का इस्तेमाल करके एक युग को आगे वाले युग में हम जब ले जाएंगे तो इसको क्रांति कहेंगे। और यहाँ पे उन्होंने क्रांति के लिए, अमूमन हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्रांति मतलब इवोल्यूशन। तो ये जो समाज चक्र में जब शोषण होने लगेगा तो ताकत के द्वारा जब हम एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करेंगे तो इसको हम कहेंगे क्रांति या इवोल्यूशन।
चौथे सूत्र पे आते हैं। इसमें वो कहते हैं तीव्र शक्ति संपातेन गति वर्धनम विप्लव, मतलब रिवोल्यूशन is the acceleration of the speed of the social cycle by the use of tremendous force। जब अत्यधिक शक्ति या बल प्रयोग के द्वारा हम समाज चक्र की गति को तेज कर देते हैं, कम समय में एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसको उन्होंने रिवॉल्यूशन कहा, इसको उन्होंने विप्लव कहा। इन दोनों सूत्रों में फर्क क्या है? इन दोनों सूत्रों में फर्क है शक्ति संपातेन और तीव्र शक्ति संपातेन। पहले वाले में, थर्ड सूत्र में कम शक्ति मिनिमल फोर्स के यूज की वो बात करते हैं, और चौथे के अंदर में वो ज्यादा शक्ति संप्रयोग, ज्यादा फोर्स यूज करने की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं का। वैसे रिवॉल्यूशन मतलब विप्लव उन्होंने कहा, बट हम लोग सब बचपन से पढ़ते आए हैं फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसी शब्द को मैं भी उसी टर्मिनोलॉजी, और आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति है वो 10 साल लगे उसको। 1789 से लेके 1799 तक 10 साल ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला। तो अगर इसको हम थर्ड सूत्र में करें कि अगर फोर्स का इस्तेमाल होता तो शायद ये ड्यूरेशन 10 साल के बजाय 5 साल का हो सकता था। और अगर हम इसको चौथे सूत्र के कसौटी पे कसें, जहां वो कहते हैं तीव्र शक्ति संपातेन, यूज ऑफ ट्रेमेंडस फोर्स, तो शायद ये जो 10 साल का ड्यूरेशन था वो शायद 6 महीने में भी हो जाता, वो शायद 1 साल में भी किया जा सकता था। तो वो एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करना, ये स्थितियां कहीं पे बनी होंगी, भविष्य में बनेंगी, इसकी उन्होंने चर्चा के माध्यम से हमारे ज्ञान का विस्तार किया है। उन्होंने हमें बताया कि समाज चक्र इस तरह से अविराम गति से चलता रहेगा। अब मुझे लग रहा है कि आज आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं आगे के भी 4 सूत्र ले सकता हूं, लेकिन शायद ओवर ईटिंग ठीक है नहीं, बहुत ज़्यादा एक ही बार में हो जाए तो शायद डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। तो अगर इसमें आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो मैं सवाल ले सकता हूं। आनंद किरण दादा ने एक सवाल पूछा है कि बल या शक्ति का, तलवार या शास्त्र सामर्थ्य। तो यहाँ पे उन्होंने शक्ति के इस्तेमाल को उन्होंने बहुत प्रश्रय नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मानवीय मूल्यों की कदर करते हैं। वो लोगों के जीवन की, उन्होंने जीवन की कदर की है। उन्होंने वो जो ह्यूमन लाइफ मिला है उसको उन्होंने एक बहुमूल्य माना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम दिया है उसमें ये कैपिटल पनिशमेंट की बात उन्होंने नहीं की है, किसी को फांसी देने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये जो सजा होना चाहिए वो सुधारात्मक होना चाहिए। तो इसमें वो कहते हैं कि पहले जो है जनमानस को तैयार करना है, और जनमानस के विरोध के द्वारा ही अगर चीजें हो जाती हैं तो फेयर एनफ, ठीक है ना, क्यों किसी का खून बहाना। लेकिन अगर जनमानस के विरोध के बावजूद अगर चीजें नहीं सुधरती हैं, तब वो कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा ताकत का, कम या ज्यादा फोर्स का यूज करोगे। उसको बिल्कुल उन्होंने डिनाई ऐसा भी नहीं किया है। वो कहते हैं पीस इज द रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रगल, शांति जो है संघर्ष का परिणाम है। हम ये सोचें कि बैठे बैठे चीजें बदल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के क्रम में अगर सामूहिक शक्ति से, संघे शक्ति कलयुगे, अगर उससे बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर जरूरत पड़ती है तो फोर्स के इस्तेमाल की भी उन्होंने आजादी दी है, या उसकी बात उन्होंने कही है। क्या सद्विप्र परिधि में आएंगे? संजय जी ने ये सवाल पूछा है। परिधि के वो बाहर में नहीं होंगे संजय जी, दे विल नॉट इन द पेरीफेरी,
दे विल बी इन द सेंटर, चक्र केंद्रे सद्विप्रा, चक्र के केंद्र में होंगे, वो पेरीफेरी में नहीं होंगे, वो बाहर नहीं होंगे, वो विटनेसिंग एंटिटी नहीं होंगे, वो सिर्फ देखने वाली सत्ता नहीं होंगे, बल्कि एक्टिव लोग होंगे जो सरकार को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। और सरकार का कोई भी नियम, कोई भी उनका कानून अगर जनमानस के कल्याण के विरोध में जाता है तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। तो वो चक्र की परिधि में होंगे, ऐसा श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं। आपने बताया कि केंद्र में रहते हैं और उसके पहले वाले में बताया कि नेक्स्ट वीक में चले जाते हैं, अगर केंद्र में रहते हैं तो दूसरे। आशीष डाल्टनगंज से हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जब वो केंद्र में रहते हैं तो दूसरे युग में कैसे चले जाएंगे। आशीष, आपने शायद थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया या शायद मैं अच्छे तरह से बता नहीं पाया। मैंने ये कहा कि सद्विप्र राज नहीं करेंगे, सद्विप्र लोग जो है मॉनिटर करेंगे, सद्विप्र बोर्ड होगा, सद्विप्र उसमें होंगे, वो चीज़ों के ऊपर में निगरानी रखेंगे, वो उसको मॉनिटर करेंगे। शासन करने वाला क्लास अलग अलग वर्ण की मानसिकता से प्रेरित होंगे, क्षत्रिय या विप्र या वैश्य। वो लोग जब शोषण करने लगेंगे तब ये सद्विप्र उनके खिलाफ एक युद्ध करेंगे। या तो जैसा आनंद किरण दादा ने कहा कि क्या जनमानस, तो जनमानस अगर खड़ा हो जाता है और चीजें उसी से बदल जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा जरूरत पड़ने पे सद्विप्र शक्ति का प्रयोग करके भी उस शोषण करने वाले शासकों को बदल देंगे। और श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि जब एक मानसिकता के लोगों को बदला जाता है तो स्वाभाविक तौर पे समाज का जो चक्र है वो दूसरे युग में प्रवेश करता है, मतलब दूसरे वर्ण के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब क्षत्रिय युग रिप्लेस होगा तो वो विप्र युग में जाएगा, जब विप्र युग के लोग शोषण करेंगे वो जब रिप्लेस होंगे तो वो वैश्य युग में जाएगा, और जब वैश्य मानसिकता के लोग शोषण करेंगे तो फिर शुद्ध विप्लव होगा, फिर क्षत्रिय युग का समय आएगा। तो सद्विप्र शासन में नहीं होंगे लेकिन किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं देंगे। हाँ, जयपुर से गीतीश ने पूछा है, व्हाट इज द राइट टाइम टू फिल द गैप, इज दिस द राइट टाइम टू यूज द फोर्स। गीतीश, नहीं, अभी फोर्स यूज करने का समय नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि दिस इज द राइट टाइम टू फिल द गैप। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अपने मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, और मैं बार बार कहता हूं, मैं जहां भी गया हूं मैं बार बार कहता हूं कि पूंजीवाद मृत्यु की शैया पे है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। इसकी लाइफ लाइन श्री प्रभात रंजन सरकार जी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि प्रउत के कार्यकर्ता तैयार नहीं है। जिस दिन प्रउत के कार्यकर्ता तैयार हो गए उस दिन पूंजीवाद अपनी मौत मर जाएगा। दिस इज द हाई एंड राइट टाइम टू पिच इन। अभी समय है कि हम सब लोग प्रउत का झंडा उठाकर एक साथ आगे बढ़ें, और फोर्स इस्तेमाल करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने जनमानस को तो तैयार ही नहीं किया है। क्या जनमानस प्रउत को जानती है? क्या जनमानस प्रउत के पक्ष में खड़ी है? तो नहीं खड़ी है। तो अगर आप आज फोर्स यूज भी करोगे तो आप ये जो पूंजीपतियों की सरकारें दुनिया भर में बैठी हुई हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या नरेंद्र मोदी जी हो, क्या आपको लगता है कि वो आपको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे आपको। तो इसलिए हमारा जो पहला तरीका होना चाहिए, जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने भी सिखाया, कि सब लोगों को पहले अपने दर्शन की जानकारी दो, जनमानस को जोड़ो, और जब जनमानस जुड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी सरकारों ने, जिनके पास टैंक भी है, मिसाइल भी है, बम भी है, गोले भी है, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो हमें फोर्स के विषय में नहीं सोचना है, हमें जनमानस को इकट्ठा करने के लिए सोचना है। और जिसका कि स्लोगन भी श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने दिया, क्या कहा उन्होंने? मोरलिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। दुनिया के नैतिकवादियों एक हो। तो एक तरफ हम प्रउत का दर्शन लोगों को बताएं और नैतिक शक्तियों को जोड़ें। जिस दिन नैतिक शक्तियां जुड़ जाएंगी, पूंजीवाद, जैसा मैंने कहा, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसकी लाइफ लाइन अपने आप खत्म हो जाएगी, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। Anyone else has any question?
एक आध क्वेश्चंस थे जो जवाब देने के क्रम में ऊपर निकल गए हैं, या तो आप दोबारा लिख दें, या फिर अगर किन्हीं अन्य का कोई सवाल हो तो मुझे लग रहा है इट्स टाइम टू सम अप। अब इसको कंक्लूड करने का समय है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप लोग प्रबुद्ध दर्शन को पढ़ें, समझें। हर आदमी के विश्लेषण का एक अपना तरीका और नजरिया होता है, और आप अपने अपने तरीके से चीज़ों का विश्लेषण करें। और एक सवाल आया है मुंबई से, सत्यम ने पूछा है कि क्या सद्विप्र सरकार चला के दिखलाएंगे कि शासन कैसे किया जाता है। तो इसमें सद्विप्रों को शासन चला के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सारी चीज़ें एक ब्लूप्रिंट के तौर पे श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने दे रखी है। सद्विप्रों को सिर्फ ये करना है कि उनको ये देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि सरकार उस आधार पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, गवर्नेंस उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। गीतीश ने पूछा है कि सद्विप्र कब इंट्रोड्यूस होंगे। तो सद्विप्र देखो, कोई ऐसा नहीं है कफ सिरप जैसा कि हम किसी को पिला देंगे और वो सद्विप्र बन जाएगा। सद्विप्र बनने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग जब एक जीवन शैली को अपनाएंगे, उस जीवन शैली में अपने आप को ढालेंगे, और जब सद्विप्र में उन्होंने कहा कि ये 4 गुण होने चाहिए। 4 गुण कौन से? शूद्र का, शूद्र मतलब शूद्र जो है वो लेबर क्लास को डिनोट करता है, मतलब आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। आप अदम्य रूप से नैतिकवान तो हो ही, आप आध्यात्मिक साधक तो हो ही, साथ में आपके अंदर सेवा का भाव भी होना चाहिए। आप में क्षत्रियोचित गुण भी होने चाहिए, मतलब जहां अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ लड़ने की आपके अंदर में ताकत और साहस होनी चाहिए। आपके अंदर विप्रोचित गुण भी होने चाहिए, इंटेलेक्ट भी आपके अंदर होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सकें, और वैश्योचित गुण भी होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो आप ये जो ट्रेड है, बिजनेस है, इस माध्यम से भी लोगों की सेवा कर सके। तो ये जब 4 गुण होंगे तब जाके एक सद्विप्र तैयार होता है। तो ये एक प्रोसेस है, और सद्विप्र खुद से नहीं कहेगा कि नहीं मैं कि सद्विप्र हूं। मैं आपसे नहीं कह सकता कि नहीं आप बोलो कि देखो राजेश तो बहुत अच्छा जानता है तो राजेश सद्विप्र है। नहीं, राजेश भी सद्विप्र नहीं है। पीएसएस के जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं सुशील रंजन जी, वो भी सद्विप्र नहीं है। मैं दावा नहीं करता, हो सकता है सुशील जी हो, बट मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा। लेकिन ये प्रौद्ध की विचारधारा में या समाज निर्माण में या प्रौद्ध का झंडा लेके चलने वाले जितने लोग भी हैं, वो कहीं ना कहीं सब लोग सद्विप्र बनने की प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं, और ये समाज तय करेगा। हम कहते हैं ना, समाज कहता है ना कि वो अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी है, तो ये समाज तय करता है। तो ये समाज तय करेगा कि कौन सद्विप्र है। मंत्र चेतनानंद दादा ने एक सवाल पूछा है कि क्या प्रौद्ध पर देश और विदेश में रिसर्च चल रहा है। तो बिल्कुल चल रहा है दादा। वेनेजुएला में भी आप देखेंगे कि प्रौद्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी है। सोहेल इनायतुल्लाह दादा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर रवि बत्रा जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ही महेश्वरानंद दादा हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेनमार्क जो हमारा प्राउटिस्ट यूनिवर्सल का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। पोर्चुगल, वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। भारतवर्ष के अंदर कई सारे प्रौद्ध स्टडी सर्कल चल रहे हैं, प्रौद्ध रिसर्च के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। संतोषानंद दादा ने बहुत अच्छा काम किया है, वंदनानंद दादा ने काम किया है। और जब मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ तो तद्भवानंद दादा को और आचार्य रघुनाथ जी को भूलना इनजस्टिस होगा। तो तद्भवानंद दादा ने और आचार्य रघुनाथ प्रसाद जी ने भी बहुत काम किया है, और ये लोग सही मायनों में हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं। ये दोनों would not a domination of one section will create selfish act, and what will be the structure of barrier era? Will it be similar to medieval era? नहीं, कि शोषण तो तभी होता है ना जब हम सेल्फिश होते हैं, जब हम अपने कुछ लिए या अपने क्लान या क्लास के लिए सोचते हैं, तभी तो हम शोषण करना शुरू करते हैं।
और अब पीरियड वो नहीं है कि मेडिवल एरा की तरह आप जो है तलवार, गोली, बंदूक या बम के आधार पे चीज़ों को नियंत्रित करेंगे। फोर्स का डर दिखा के आप कुछ दिन रोक सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप ये देखें कि ये जो मिडल ईस्ट में भी पीछे रिवोल्यूशंस हुए, जबकि वहाँ पे एक तरह से मोनार्की रही है, डिक्टेटरशिप रही है, बावजूद लोग खड़े हुए, तो आने वाले समय में भी लोग खड़े होंगे। और खड़े होने की एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि आने वाले समय में धीरे धीरे लोग जो है वो मानसिक तौर पे उनके सोचने की शक्ति, चीज़ों को जज करने की शक्ति अपनी उनकी बढ़ेगी। आज क्या होता है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमें समझा देते हैं ये सही है, ये गलत है, और हम शिक्षा के अभाव में या एक डॉगमा प्रेरित भावधारा में बह के उसको मान लेते हैं। लेकिन जब हम डॉगमा सेंटर्ड गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी के साथ चलेंगे तो हमारे मन का विकास होगा, हम चीज़ों को अपने तरीके से एनालाइज करेंगे, और जब हमारे अंदर ये शक्ति होगी कि हमें शोषण बर्दाश्त नहीं करना है, हमें शोषण के खिलाफ लड़ना है, तो जनमानस उस शोषण करने वाले समाज को बदल देगा, जिसमें सद्विप्रों की भूमिका अहम होगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। श्री बोंडे दादा भोपाल से पूछते हैं कि ये जो मैंने डेटाज दिए हैं उनको मैं सेपरेटली, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा फेसबुक का पोस्ट था वहाँ पे मैं डेटा आपसे शेयर कर लूँ, तो वो सारे लोगों तक अपने आप ही चला जाएगा। और प्रभात सिंह जी पूछते हैं रीवा से कि दादा यूनिवर्सिटी में कब आएगा। दादा यूनिवर्सिटी में भी हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जब व्यवस्था बदलेगी तो चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। यूनिवर्सिटी के अंदर में वो पढ़ाई नहीं होगी जो आज पढ़ाया जा रहा है, बल्कि नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म पे आधारित जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी की दी हुई शिक्षा नीति है, उसके आधार पे यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई होगी। और वो सुनहला समय भी जल्द आने वाला है। बस कमी अगर है तो वो एक है कि हम घर से नहीं निकल रहे हैं। हम घर से निकलें, हम समय देना शुरू करें, आप देखिएगा कि चीज़ें गुणात्मक तौर पे क्वालिटेटिव चेंज होने लगेंगी, वो आपको दिखने भी लगेगा। और प्रकृति आपके साथ कैसे खड़ी होगी, कोरोना के इस निगेटिव माइक्रोवाइटा ने दिखा दिया कि प्रकृति आपके साथ है। आप बस एक साहस के साथ निकलिए, श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा प्रतिपादित उस प्रौत के झंडे को लेके बस निकलने की एक जिद ठान लीजिए, चीजें बदलने लगेंगी। क्या है? हाउ किसने पूछा था? किन्हीं ने पूछा था कि नैतिकों को कैसे परखेंगे, उसका क्या होगा। तो ये ना बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज़ है, इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ये नहीं कह सकते कि भक्ति, मीरा की भक्ति बड़ी थी या राधा की भक्ति बड़ी थी, ये जज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें ये है कि समाज अगर कहता है कि वो नैतिकवान है, वो बड़े कट्टर नैतिकवान है, तो ये आदमी अपने आचरण से, अपने कर्म से ये स्थापित करेगा कि वो नैतिकवान है, और समाज उनको सर्टिफाई करेगा, ये समाज उनको मानेगा कि वो जो है वो नैतिक लोग हैं। इसकी कोई परिभाषा या उसकी कोई कसौटी नहीं दे सकते कि सोना है और उसको घिस दिया और बता दिया कि हाँ भाई साहब ये तो इतने प्रतिशत का इनके प्योरिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने साधना, सेवा और त्याग से ही समाज उनको रिकॉग्नाइज करेगा। अब अमरजीत ने आनंद नगर से पूछा है कि क्या गुरुकुल में भी यूनिवर्सिटी में प्रौत पढ़ाया जाएगा। अमरजीत, अगर गुरुकुल में अगर नवमानवतावाद की पढ़ाई नहीं होगी, प्रौत की पढ़ाई नहीं होगी, तो तुम बताओ कि और कहाँ होगी। गुरुकुल में तो अधिकार ही बनता है, गुरुकुल का तो ये दायित्व तो बनता है कि गुरुकुल में जो है नवमानवतावाद की पढ़ाई हो। है, मुझे लगता है कि आज के लिए हम लोग इसको समाप्त करें। आज के लिए इसको समाप्त, सुबह 10 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। और एक चीज़ कि अगर आप लोगों के मन में अभी भी मुझे है, शायद थोड़ी देर के बाद आपके मन में कोई प्रश्न आए, आप अपने सारे प्रश्न फेसबुक का वो पोस्ट जहां मैंने ये अनाउंस किया था कि 1 अप्रैल से हम क्लास करेंगे,
आप अपने अपने सवाल वहाँ लिख के डालें, मैं उनका देर सवेर जवाब दूंगा ताकि सभी लोग उससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, समय दिया। एक कि सिर्फ पढ़ने और जानने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को झंडा लेके, प्रौद्ध का झंडा लेके निकलना पड़ेगा। अपने अंदर वो जिजीविसा, वो आकुति, वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन अपने अंदर हम इन्फ्यूज करें कि हमें अब निकलना है, बहुत हो गया, अब नहीं, अब हमें आगे चलना है। और सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली हमको एक शोषण रहित समाज का निर्माण करना है, उस नव मानवतावादी समाज का निर्माण करना है जहां मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, हर चीज, हर जीव, हर जंतु एक सुखमय वातावरण में, एक खुशनुमा वातावरण में अपने अपने जीवन को जी सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी लोगों का। नमस्कार। कल सुबह 10 बजे फिर हम लोग मिलेंगे।